शाम बखैर और द ब्लैक होल में आप सबको खुशामदीद। इट इज़ क्वाइट ट्रू दैट द डेवलप्ड नेशंस बियर द मेजॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो मैंने कहीं पढ़ा था कि दे कंट्रीब्यूट अप टू 90 और मे बी मोर देन 90% ऑफ ग्रीन हाउस एक्सेस ग्लोबल जो कार्बन एमिशंस है उसके अंदर, या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में उनका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमें यूँ लगा कि शायद हम बरी जुम्मा हो जाते हैं, जो कुछ हो रहा है ये कोई बाहर से ही हो रहा है और हम उसका सिर्फ विक्टिम है। बट क्या ये नज़रिया, ये अप्रोच दुरुस्त है? जो पाकिस्तान का मौसमियाती बहरान है, पाकिस्तान का जो क्लाइमेट क्राइसिस है, जिसमें आप बारिशों के और फ्लड्स के जो डेवेस्टेटिंग साइकिल्स हैं हर बरस हो रहे होते हैं हमारे सामने, या अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो बड़ा हॉरिबल किस्म का हेल स्टॉर्म्स आए, उनको क्या ग्लोबल लेंस से देखना दुरुस्त होगा? ये एक सवाल है। आज हम एक मुश्किल लेकिन ज़रूरी क्वेश्चन रेस करेंगे, और वो ये कि हम कब तक सारी ज़िम्मेदारी मगरिब पर या बाहर की दुनिया पर डालकर ख़ुद को बरी-ज़िम्मा समझते रहेंगे। एंड हैज़ द टाइटल दी, जो आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, द इंटरनल रूट्स ऑफ पाकिस्तान्स क्लाइमेट एंड फ्लड क्राइसिस अंटिल हाउ लॉन्ग विल वी सोलली ब्लेम दी वेस्ट। और इस मौजू पर अपनी फाइंडिंग्स, अपनी जो राय है शेयर करेंगी उरूबा नदीम, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है। उरूबा इज़ a physics graduate from Quaid-e-Azam University. She is exploring nature-based solutions to prevent environmental catastrophes and build climate resilience. Her work seeks to mend the human-nature relationship while she fondly catalogs native flora and preserves indigenous foraging wisdom. आप लोगों की आमद का शुक्रिया और इस मौजू पर अपना कंसर्न शो करने का शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके अपने सेल फोन्स काइंडली साइलेंट मोड में स्विच कर लें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। अरूबा अपनी जो टॉक देंगे उसमें पहले प्रेजेंटेशन है, मैंने उसको क्विकली स्क्रॉल किया और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ उससे। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। मुझे उम्मीद है कि मुझे और आपको इस पूरे मामले को समझने में अच्छी मदद मिलेगी। और उसके बाद हस्बे रवायत हाउस ओपन होगा फॉर Q&A। आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा जब वो मरला है। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट when the house is open for Q&A, so that this microphone is given to you, क्योंकि इसके बगैर आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एंड दैट्स इट। नाउ प्लीज़ वेलकम अरूबा नदीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं यहाँ आपके सामने आपको फैंसी साइंटिफिक टर्म्स बताने नहीं आई हूँ। आई एम नॉट हेयर टू यूज़ सेंटेंसेस दैट सीम लाइक ब्लिंगी गोल फॉर साइंटिस्ट्स, जिनका आपकी डेली लाइफ से कोई उनकी रेलेवेंस नहीं है। टर्म्स दैट अ फार्मर वोंट अंडरस्टैंड, टर्म्स दैट अ हाउसवाइफ वोंट अंडरस्टैंड। Today we will try to keep it as relevant as possible, और हम जो हमारे ऊपर क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट्स हैं उसमें हमारा जो किरदार है आज हम उसे देखेंगे। सोचें उन ओलों के बारे में जो हम पे बरसे अभी एक ही हफ्ता पहले। थिंक ऑफ what would have happened if you just a second. Think of what would have happened if you had a child in the playground too scared to move. Think of what would have happened if you had a mother or a grandmother out walking in a park, walking too slow to reach shelter. Think of what would have happened if you were in a car with your family when the blood of the earth rose up and swept you away to a river. I know ये मुश्किल सवाल हैं, लेकिन the point I'm trying to convey over here is कि ये जो आज हम बातें कर रहे हैं ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये कल हो सकती हैं। And we are, not only are we absolutely unprepared in its face, but we have quite a big hand to play over here. तो first of all वो क्या issues हैं जो हम face कर रहे हैं? We have floods in cities that are not even close to river. I belong from Aptabad.
अभी कुछ ही साल पहले एक ऐसा सैलाब आया वहाँ पे जो लोगों के कमरे छत तक भर गए. वो आधी रात को they had to pick their phone and go out in their night suit, and overnight they were homeless. Overnight they had to look for new places. And what is up with this? Then we are dealing with urban heat islands. ये term हम discuss करेंगे, but we are dealing with heat waves that are so strong कि एक आम इंसान अगर अपनी एसी वाली गाड़ी, अपने एसी वाले ऑफिस और अपने एसी वाले घर को छोड़ के बाहर निकले, यू कैन नॉट वॉक एनी मोर in the 5 months that are now ahead of us. Then we are dealing with intense, unpredictable, and extreme precipitation. Then we are dealing with flooding along riverbanks, जिसको हम कहा जाता है कि भाई जो वेस्टर्न नेशंस हैं they bear the brunt of global greenhouse gas emissions. हमारा तो सिर्फ 1% contribution है. And at the end of this lecture, we will also dissect that number 1%. 1% is not a small number. आप अगर 194 कंट्रीज़ में से अगर आप 10वें 15वें नंबर पे रैंक कर रहे हैं कार्बन emissions के मामले में, that is not a good outlook. But thankfully, right now, we are not here to decide a carbon tax policy. कौन सा nation कितना produce कर रहा है, किसको कितना tax करना चाहिए. Right now, I will just throw carbon dioxide out of the picture. हम उसकी बात ही नहीं करेंगे. We will talk about the other effects. Acha, along with intense precipitation, we have flooding along the rivers, and then we have droughts. Okay, it's working fine. अच्छा, तो क्या इस सब में हमारा हाथ है? Let's ask ourselves. So, for those of us who do not live inside gated colonies, this is what our streets look like. This is what our markets look like. No hate to those who are living in good areas, but just to address, this is 99% of the country. आप ये नहीं ignore कर सकते कि like the whole country we have concrete upon concrete upon concrete. So much concrete that the very veins of earth have been choked. She cannot absorb storm water for you. She cannot absorb heat for you. But anyhow, let's move. And how did we get over here, by the way? How did we reach this point जहाँ पे इसको development कहा जाता है? A few decades ago, हमें एक, not decades, I think a century or two ago, हमें एक idea sell किया गया था. वो आइडिया ये था कि अगर आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे नेचर इज़ अबंडेंट इन इट्स विल्डरनेस, आप अनसिविलाइज्ड हैं. हाउ डेयर यू नॉट टेम नेचर? हाउ डेयर यू नॉट माओ योर लॉन्स? हाउ डेयर यू नॉट पोर कॉन्क्रीट ऑन द अर्थ यू वॉकिंग ऑन? मतलब आप तो नेचर की विम्स पे चल रहे हो. यू आर अनसिविलाइज्ड. दिस इज़ what colonialism did all around the globe. And while they have moved well beyond the idea now, their societies have progressed to the point where they have now realized their mistakes. We, unfortunately, are still in that mindset. And now why is this a problem? This is a picture from Aptabad, by the way. Now, that town is very close to my heart. As you can see, अगर मैं इस्लामाबाद की Google Maps पे आपको एक screenshot दिखाती हूँ, you will see a lot of plots, you will see a lot of forests, not forests like Miyawaki forests, but this is Aptabad. This is what we have done to the crown jewel of this country. But what is plaguing our cities right now? We are dealing with concrete structures, aerosols, tall buildings, decreasing vegetation, pavement upon pavement, useless vegetation, and we'll also get there, traffic congestion, and waste. However, for the purpose of this lecture, we will not talk about all of them. For now, let's just focus our attention on concrete and what it does to the microclimate of your city.
सो अर्बन हीट आइलैंड्स तब बनते हैं व्हेन आपकी जो सिटी का टेम्परेचर है वो उसके आसपास के रूरल नेचुरल इलाकों से ज़्यादा होता है. एंड द नंबर्स ओवर हियर मे सरप्राइज यू. सो आप ये सोचें कि यू आर आउट at 12 p.m. on a sunny day जहाँ पे आपका air temperature है 34 degrees. That doesn't seem like a lot, right? And at that time, who can guess the temperature of concrete surfaces? It's 44 degrees. That is 10 degrees higher at 12 p.m. or 12 p.m. Sanjab. It's not at its most intense peak yet, but it's fairly intense. At the same time, the temperature of grass, in sun it's going to be 38 degrees. In shade, this is going to be 31 degrees. और ये जो आप 10 degrees का difference देख रहे हैं, ये paper पे शायद आपको इतना ज़्यादा ना लगता हो, लेकिन please know कि this is the temperature difference between a February morning and a May afternoon. ज़रा सोचिए कि this is what we're walking on. I don't know what is up with this today. Yeah. Now what happens at 2 p.m.? Sun की intensity और भी ज़्यादा हो गई. Temperature air का 35 degrees हो गया. Cement का temperature is 51 degrees at that point. आपका grass का temperature is 41 degrees, while grass in shade has 33 degrees. And at 4 p.m., you can see the trend continues. Now, why should you care? आपने थोड़ी नंगे पाँव चलना है, आप थोड़ी दीवारों के साथ चिपक के बैठे हुए हैं. Why does it matter? The problem over here is कि ये जो impermeable surfaces होती हैं like asphalt and concrete, they absorb 95% of the sun's energy and then they slowly release it back into the atmosphere, which is the reason कि आपकी cities में heat islands बन रहे हैं. And to break these apart, now again, to break these apart, we don't even have enough green spaces. I am not even talking about trees so far. जबकि यहाँ जो grass and shade को हम देख रहे हैं, उस shade का temperature, वो shade की जो cause है, that is trees. However, we'll ignore trees for now. I'm just talking about grass, plain grass. Our cities are losing grass. And जिनके घर lawns हैं वो ज़्यादा खुश ना हो, we'll get there. And the difference in temperature can reach up to 12 degrees Celsius. आपकी जो city है जिसमें already aerosols भी हैं, aerosols are particles in the air, उसमें moisture भी ज़्यादा है. It's this dense air, these temperatures, we are talking about temperatures that can give you a heat stroke in the time it takes you to move from your car to a shop. We are talking about temperatures that last year, if you saw pictures that came out of India's heat wave, there were fawns melting, there were cars melting, the tires of the cars, there were engines combusting spontaneously. Entire roads melted. This is not livable. We are headed towards doom क्योंकि जब हम बात cities से शुरू करते हैं and a great population lives in the cities and we're moving there more and more, and while there's no harm in that, this is what is happening. I'm sorry, I'm very clumsy. So, yeah. Now let's talk about intense precipitation. जब आखिरी हफ्ते ओले बरसे and a lot of people went on social media कि this is climate change. But the majority of people were like, ओले तो पहले भी बरसते थे, आप housing societies को क्यों कुछ कह रहे हो, आप cities को क्यों कुछ कह रहे हो? Well, the problem is that जब एक जगह पे heat intense होती है, वहाँ पे precipitation intense होती है. It does, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन बाद आपकी हल्की हल्की बारिश हो रही है, moderate temperatures. No, it's going to come less frequently, but it is going to come in intensities that sweep your cars and buildings and your children.
These are some videos from for those of you who missed it, it was horrific. And I will repeat that question. Please think what would have happened if you were on the road. This is not a hypothetical scenario we're dealing with right now. This just happened and it's going to keep happening. And so now let's talk about why, what is the relevance of larger hailstorms with heat islands or with climate change? So we're going to do a little back to school. So in regular circumstances, you have air. एयर के अंदर हीट होता है, एयर को हीट मिलती है सन से, एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, इट राइजेस अप, हॉट एयर राइजेस अप, इट फॉर्म्स क्लाउड्स, ऊपर जाके जितना आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर ठंडा होता है, राइट? सो मॉइस्चर राइजेस अप, इट फॉर्म्स क्लाउड, बारिश होती है. वेरी सिंपल. नाउ what happens when, so I'm so sorry, this is, could you please go back? It's not working properly. Don't look at this. Don't. Please go back to that graphic. Back. Oh my God, that's my entire presentation right there. You're not looking at anything. I don't want to give you all spoilers. Close your eyes. Back. Or back. Or back. Yeah. So, जब हीट ज़्यादा होती है और एक थंडरस्टॉर्म फॉर्म हो रहा होता है, जब आपकी एयर गर्म होती है, उसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है, इट राइजेस अप वेरी फास्ट. एंड वो जो ऊपर की मूवमेंट होती है उसको अप ड्राफ्ट्स कहते हैं. अब वो जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ज़्यादा एयर राइज करेगी, उतना तेज़ी से एयर राइज करेगी. एंड व्हाट हैपन्स इज कि एट दैट, माय गॉड, एंड एट दैट टाइम आपकी जो एयर है इट्स गोइंग टू रीच क्लाउड्स जहाँ पे मॉइस्चर फ्रीज हो रहा है. दैट्स व्हेन हेल स्टॉर्म स्टार्ट फॉर्मिंग, राइट? समर्स में अगर आपकी हीट बहुत इंटेंस है एंड मॉइस्ट एयर राइजेस वेरी हाई अप, योर हेल स्टार्ट्स फॉर्मिंग. एंड द मोर इंटेंस दिस हीट इज, उतना ज़्यादा आपका जो मॉइस्चर है वो ऊपर जाएगा. when ice starts forming, it's going to gather even more ice. Like the longer, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उस आइस के एक गोले को उस बादल के अंदर, उतना वो बड़ा होता जाएगा. And so what happens is that when you have cities that are heating up, आपके updrafts इतने ज़्यादा होते हैं कि the moisture in your air reaches higher and higher heights, goes to higher and higher heights. And as a result, this happens. As a result, आपके जो hail है, that starts increasing in, the hailstones start increasing in their diameter, in their width. And the staggering statistic that should have all of us on our toes right now is that is hail ke chances are increasing from 15% to 75%. Please sit down and take in that statistic for a minute. And what's more is that jab ye hailstorm, you can't predict the location. Weather patterns are turning so erratic with climate change, you cannot predict ye kahan hoga. There is no way you can protect yourself. And even if you were to protect yourselves, there are communities in Islamabad, there are certain slums in Islamabad, unki छतें गिर गई हैं. इस्लामाबाद के आसपास इलाके हैं, उनकी फसलें पूरी तबाह हो गई हैं. हम तो गाड़ियों की बात करें. These are people with their entire lives and livelihood destroyed in half an hour. And intense precipitation in itself, whether it comes in the form of rain or whether it comes in the form of hail, chances are, the chances of it happening now are 20% higher. Within the last century this happened. And in Pakistan, it's up to 50% higher, which is why we're on the forefront of climate change. Now let's talk about urban floods. Hailstorm nahi hui, barish hui, very intense precipitation. Why does urban flooding happen? And again, I'm going to give you the example of Abbottabad, which is a hill station. Flooding over there does not make any sense.
Here we have a comparison. एक side पे we are comparing two extremes right now. एक side पे you have a very nice little forest, and दूसरी side पे you have a concrete city. बारिश आ गई. And what happens over here now is that while naturally you had 25% of water reaching deep into the earth, आपकी earth absorb कर रही है. In cities where there is concrete, that number decreases to 5%. Similarly, 25% of your water was residing in the shallow part of the ground. And now in cities, that number is 10%. So where over here you have 50% of rainwater taken care of, over there that's only 15% in cities. Now the problem over here is the runoff. Runoff जिसकी वजह से floods होते हैं, जो water surface के ऊपर रह जाता है. Cities में the percentage is 55%, whereas naturally the percentage is 10% in natural grounds. And this in itself is devastating. And it's what's hitting us, and it's what's going to hit us any minute now. Yeah, and then we have certain water evaporating. We'll skip over that. I'm really sorry about the remote control. Sometimes it works, and yeah. And अब ये percentages जो है ना, जो शायद आपको जिनका difference बहुत छोटा लग रहा हो, जब एक moderate rainfall होती है, आपकी let's say इस्लामाबाद पे 5 millimeter की बड़ी moderate rainfall हुई है, it carries with it 4 billion liters of water. Now imagine half of this water, more than half of this water, that's 2 billion liters, just floating around in the city. And उसकी management किस पे हमने छोड़ दी है? We have छोटी छोटी नालियाँ. And what's happening to those नालियाँ while we're at it? What's happening to those nalia is, number one, you have encroachments, right? इतनी encroachments हो रही हैं जो आपकी cities जो planned नहीं हैं, वहाँ पे आपके waterways के ऊपर construction हो रही है, even in protected areas. Right now you can talk to people in Islamabad with जिनको बताया गया था कि भाई ये वाली जगह जो है, ये जो D12 वाली side पे, जिनको बताया गया था कि आप यहाँ घर नहीं बना सकते, ये जो है ये तो मार्गला हिल्स की protected area में आता है. And then within a year वहाँ पे नई construction शुरू हो गई. Within a year आपके जो waterways are natural and concrete ones जो हमने बनाए हैं, which is like putting a bandage to a surgical wound. And yeah, what's happening is the houses keep encroaching upon that, and then comes another problem, which is a lecture in its own right. Plastic. So much plastic that it has clogged every vein inside the city. और हमारा जो solution है plastic का, we burn it. We're not going to go deep कि हमारी waste जो है उसकी अपनी कितनी greenhouse gas emissions हो रही हैं और कितने tons produce हो रही है, वो किधर जा रही है. That's a lecture in its own right. So we're going to move on very quickly to the faults in our lawns. And यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गोडी trigger करती है, but if your lawn looks like this, it may as well not be there. If your green belts look like this, they may as well not be there. If your roadsides look like this, you see a lot of palm trees, right? They also may as well just not be there. If your kiariyan look like this, nah, they're not gonna work. And we're going to see why. So let's talk about let's talk about soils. In fact, let's not talk about soil right now. Let's talk about plant root systems. जब हम कह रहे हैं कि आपकी city में 55% water run off है, अब वो पानी absorb भी तो करना है ना, और हमने उन पानी को absorb करने के लिए we have made these very nice manicured green belts, and we're like, बस this is the greenery. But here's what's actually happening over there. Oh my God.
I don't know what's up with it. Yeah. Here you have a biodiverse little plant group. इसमें bushes हैं, इसमें native plants हैं. Most importantly, there are native plants over here. And here is what its roots will look like. They're going deep into the earth, they're facilitating water movement, taking water, they are absorbing groundwater, they are making sure कि आपका soil इतना saturated नहीं है कि जब अगली दफ़ा बारिश हो तो वो water absorb ही ना कर सके. And here is your grass. I'm not talking about all grasses. I'm talking about the native, the imported grass that we are using in lawns, the imported grass that we will see all around cantonment, the imported grass that is right now on our green belts. That's what its roots look like. It is a biological desert. There are no insects on it. And it's not doing anything. It's looking pretty. It's making you look like old English aristocrats, very pretty, very homely. It's not going to work. और फिर ये सवाल आएगा कि भाई कंक्रीट की हमने बात कर ली, हमने घास की बात कर ली, फार्म्स में क्या हो रहा है? जब when 33 million people were displaced, not all of them were from concrete structures. What's happening in our farms is something that is what may doom us all. Let's talk about soil. So, soil is not dead matter. Soil is the mouth of the earth. It is also the stomach of the earth. It is the part from which we feed the earth. And what we have done to it, here are the components of like healthy soil. First, you have microbial life in there, which is crucial for your plant quality. You have microbes, you have bacteria over here, which makes, अगर कभी आपने मिट्टी उठाई हो वो क्लम्पी होती है, वो जो clumps बनते हैं उसमें वो इस बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं. And what it's doing is it's locking in hydration and it's creating the opportunity for the soil microbe to flourish. Additionally, you have plant dead matter in there. जब पत्ते गिरते हैं वो soil के अंदर जाते हैं and those पत्ते themselves are made up of carbon. So what your soil is doing over here, it is storing water, it is storing carbon. And then you also have those fungal networks, जिसको mycorrhizal fungi कहा जाता है. And these are the networks through which trees communicate with each other. These are the networks जिसकी वजह से जहाँ plant roots नहीं पहुँच सकती हैं, these networks help plants to get nutrients from all of those tiny nooks and crannies. When you till soil, जब आप उसको upturn करते हैं, all of this gets exposed to the sun, all of those clumps start to break. Hydration, आपकी जितनी भी जो पानी stored होता है, it evaporates. More importantly, जब पानी evaporate हो गया और आपका soil बहुत dry हो गया, and you must be thinking अच्छी बात है dry soil जो है उसको वो water अच्छा absorb करता होगा. That's a lie. Look over here. On the left we have dry soil and on the right we have hydrated soil, and I want you to look at the water levels. Dry soil, जब भी एक जगह पे drought आती है, जब भी एक heat wave आती है, जब बारिश नहीं होती काफ़ी टाइम तक और उसके बाद बारिश intense precipitation होती है, that causes flooding. Well hydrated soils have the ability to absorb more water. Meanwhile, dry soils do not. And when you till your soil, from a very mechanical point of view अगर देखा जाए तो जब आप उस soil को break कर रहे हैं, उसके अंदर की जो porosity है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी air spaces, उसके जो little whatever the microbes were holding together, it's breaking apart, porosity कम हो रही है, उसकी compaction start हो जाती है. जब compaction होती है, air spaces कम हो जाती हैं, it also cannot absorb enough water. Especially when it comes to the deeper layers of the soil, आपके groundwater systems recharge नहीं हो रहे हैं. And when flooding happens, right, when आपकी intense precipitation है, आपका जो soil है उसकी कोई capability नहीं है कि वो water को absorb कर सके सही तरह, flooding starts to happen.
फ्लडिंग में आपका टॉप सॉइल इरोड होना शुरू हो जाता है. और अगर 6th क्लास की साइंस बुक्स से याद हो तो टॉप सॉइल इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स. टॉप सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. Once it starts eroding, your crop health, your crop resilience starts to decline. And when जब top soil erosion होती है and you're like, oh my god, इतना compact soil मेरे पास रह गया, इसमें nutrients नहीं जा रहे, then you start tilling more because now you have to. Now you don't think there is any other option. And you start this negative cycle, you start this destructive cycle of tilling causing more tilling. And what it does to you, we have soil lifespans over here. And I want you to look at these graphs. When you have bare soil, I can't point this, the gray line is bare soil, and uska lifespan is around what, 1500, no it's not 1500, it's in logarithmic, but the point being कि आपका जो natural soil होता है उसकी अपना जो lifespan है, that's is that 1 billion. I'm not very good with zeros, but you can see how the lifespan decreases exponentially जब आप अपने soil को छेड़ना शुरू करते हैं, when you start upturning it. And could you please go to the next slide? And I used very strong words in the beginning when I said that जो हमारे farms में हो रहा है, it may doom us all, and that's because of this fact. I don't have the exact numbers on me right now, but soils hold more carbon than vegetation and air combined. Climate change को combat करने का अभी तक सिर्फ एक proper plan propose हुआ है. Please do look it up. And that has to do with increasing the quality of soil so it starts holding more carbon. And increasing the quality of soil is not a very complex procedure. It's about composting, it's about mulching, it's about growing cover crops, biodiverse plants. So जब हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है जहाँ पे कॉम्पैक्शन की वजह से फ्लड रिस्क ज़्यादा हो रही है और आपकी जो माइक्रोबियल डेथ है उसकी वजह से क्रॉप रेजिलियंस जो है वो कम हो रही है, जब फ्लड्स आते हैं वो फसलें सर्वाइव नहीं कर सकती हैं. एंड व्हाट दिस डज, और इसका हमारे पास एक केस स्टडी मौजूद है. लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. 112,000 farmers have committed suicide so far because of this never-ending cycle of debt and never-ending cycle of poverty. Aapki crop, and in the face of climate change, when you have incidents occurring randomly that you just cannot predict कि कब क्या होगा, in the face of climate change, I want you to imagine where these numbers will go. And please know कि जो इंडिया के farmers का हाल है वही यहाँ के farmers का हाल भी है. But I would also like to point out that all of these are farmers who follow conventional farming practices. We're not talking about organic farming, regenerative farming right now. We are talking about those जब आपने soil को dead matter समझ लिया और आप ये कह रहे हो कि अच्छा this is like a sponge, this is nothing else but a dead sponge, and what we're going to do is कि हम इसके will try to add more porosity to it. हम उसको खोदेंगे और उसके बाद हम उसमें fertilizers डालेंगे, and we will keep, and this will trap us in a cycle where we have to till more and more, and then we have to pour more and more chemicals inside our food, inside our plants, so that the crops can grow. Your health is also tied to the soil microbiome. And while this may not, you may feel like right now I don't care about my health, what you will care about is कि food prices are tied to crop yield. जब flooding, hail, इस तरह के disastrous events होते हैं, फसलें जब तबाह होती हैं तो मार्केट में सप्लाई शॉर्ट हो जाती है. जब सप्लाई शॉर्ट होती है, व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू इम्पोर्ट. डॉलर और रुपये की रेट तो आपने देखी ही होगी. बट what we are also expecting right now is inflation at a scale जो अभी तक हमने नहीं देखी है.
राइट नाउ अभी तो हमारा आई डोंट नो कौन सी इकोनॉमिक्स यहाँ चल रही हैं, बट दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. एंड ये जो सिनेरियो है, दिस इज़ हैपनिंग to 50% of Pakistan's land. 50% of it is covered with farms. तो पहले हमने बात की cities की, फिर हमने बात की farms की, पीछे रह गए forests. What's happening to our forests? Recently आपका north चक्कर लगा है. कभी ऐसे लोग जो 7-8 साल पहले गए हों और जो अभी गए हों. जो आइडिया हमें सेल किया गया था, concrete is civilized, your nature needs to be tamed, वो आइडिया अब वहाँ भी पहुँच गया है. And what's happening right now is कि people are cutting entire forests. South पाकिस्तान में ये हो रहा है कि उन forests को काट के वहाँ farmlands बनाई जा रही हैं. North पाकिस्तान में ये हो रहा है because high up आपकी you don't have bricks. You need wood to construct houses. But houses की बात नहीं है, तो घर इंसान का एक ही होता है. This we're talking about the unplanned hotels that are being constructed over there. If you go to Ferry Meadows now, your heart breaks. If you go to Jahaz Banda now, your heart breaks. And the rest of it, timber mafia. What's plaguing our country is that everyone from the high up is involved in this operation where रातों रात हम फॉरेस्ट गायब करते हैं, रातों रात हम उनको आग लगा देते हैं. Now you will hear this from locals if you've been up north. दरख्त गायब होते हैं, रातों रात वहाँ आग लग जाती है और फिर सुबह कहते हैं फॉरेस्ट फायर से सारे दरख्त ख़राब हो गए. You see the trunks, if you go there, you will see the trunks cut and like ये तो फॉरेस्ट फायर से हुआ. We don't, सारी वो लकड़ी तो ख़राब हो गई. Nothing, we don't know what happened. And another two statistics that just break my heart is that Pakistan में less than 5% of forested area remains. 11,500 hectares are disappearing every year. I want you all to sit with everything that we just discussed. Just sit with it for a minute. What are we doing? Individual level से लेकर corporate responsibility से लेकर government initiatives तक. What are we doing? Where are we headed? You just have to give me a second to organize my notes. Until then. We have known for the last couple of decades कि global carbon dioxide levels ज़्यादा हो रहे हैं. We have known कि we are among the countries that will take the largest hit. And here's what we're doing. This is a GIF from DHM Multan where over 200,000 mango trees were cut down to make golf courses and to make houses. This is Parkview City, which prides itself on being a very eco-friendly city. क्या आप लोगों में से किसी का चक्कर वहाँ तब लगा था जब ये कंस्ट्रक्ट हो रही थी? They upturned the very skin of the earth to construct that. And the problem is that this is on the left, your right, is what more affluent areas look like. This is what the rest of Pakistan looks like. And the reason I'm mentioning this is we cannot escape this crisis locked down in our house, inside our colony, क्योंकि वेदर पैटर्न्स cities और countries के होते हैं. एक छोटू सा पार्ट एक रैंडम सिटी का, it's not going to save you.
Another picture, this is a very brilliant website I found. It's called Unequal Scenes, and you can look at what affluent areas look like and what the rest of Pakistan looks like. This is what our land looks like. This is what our green belts look like. This picture is from a week ago. I was on Margala Road. Khas to chale baat ki baat hai. On a random Tuesday, we decided that ये जो आई थिंक दिस इज़ एन यूफोर्बिया स्पीशीज़, जो कांटों वाले पौधे हैं, बड़े प्यारे इनके फूल होते हैं. ऑन अ रैंडम ट्यूसडे वी डिसाइडेड कि हम सारी नेटिव वेजिटेशन उखाड़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू ग्रेस आवर ग्रीन बेल्ट्स विद दीज. These are our green initiatives. Greenwashing. So greenwashing is a practice where you tell the public that your practices are sustainable. आप उनके पीछे green का नाम लगा देते हो. We have mastered the art of greenwashing. We are building more canals right now क्योंकि, well, let's not go there. That's, you know what's happening. This is our solution to a problem which we created. क्योंकि हीट स्ट्रेस शायद काफ़ी नहीं है, we have decided कि रातों रात हमने 30,000 दरख्त गायब कर देने हैं. This is our plan for the future. ये मैंने सुना, कोई साहब टीवी पे कह रहे थे कि अगर ये डेवलपमेंट्स पहले हुई होती तो बलूचिस्तान में टेररिज्म कम होता. And maybe they're right. Oh my God, not again, not again. Sorry. This is a picture from Congo, जहाँ पे foreign companies ने illegal mining कहें, exploitation कहें. This is what's happening over there. This is what is expected if the mineral investment, whatever, it continues. This is not just about livelihoods anymore. जहाँ ये हरकत हो रही हैं, वहाँ के लोग already they live lives. They are deeply connected to their land. उनकी जितने भी their movements, their communities are based around their land. And this is the extent of our environmental education. Number one, गंदा अपने रोड पे नहीं फेंकना, अपने डस्टबिन में फेंकना. Maybe it magically disappears. Number two, we are planting more trees. Now, we are a country, and this is very sad, we have turned the art of planting trees into greenwashing. हम seeds count करेंगे कि हाँ हमने 1 billion दरख्त लगाए क्योंकि हमने 1 billion seeds फेंके थे. We are not going to talk about what we're doing to old growth forests. In fact, this right now is a very smart strategy to take the focus away from the native vegetation that is mercilessly being ripped apart. And then dams are green. God, no. No, this again is a lecture in its own right. I'm going to skip right over that. What I want you to do right now is just stop. All of us. Stop. Pause. Feel. Take your headphones out. Turn your artificial lights off. Turn your TVs off. And pause for a minute. इंसानों को इस ज़मीन पे रहे हुए 2 लाख साल हो चुके हैं. Do you know ये जो अभी हमने सब डिस्कस किया, ये कितने टाइम में हुआ? So like if we make a little timeline, do you see a red dot on the screen? Here it is. Here it is. This is 200,000 years of human evolution wasted.
This is 3.7 billion years of the evolution of life wasted. On this, I would like to quote Vandana Shiva. The war against the earth begins in your mind. Its seeds were planted when the living earth was transformed into dead matter to facilitate the Industrial Revolution. Reductionism replaced holism. Monocultures replaced diversity and complexity. Raw material and dead matter replaced the constantly renewing earth. Terra nullius, which means nobody's land, replaced terra madre, motherland. हमारी ज़मीन 2 लाख सालों से हमारी पहचान है. Humans evolved within the areas they were living in. The law of conservation of matter tells you that every single particle in your body right now comes from the earth. Our bones are formed with her calcium. Our blood contains her iron. Our minds are nature experiencing itself. She birthed us. We evolved in ways that were linked to the parts where our ancestors grew. She raised us. She fed us. She is not dead matter. She is your mother. Treat her like one. अब इसके solutions क्या हैं? There are a few things over here, and I want you to remember that ये चीज़ें mutually exclusive नहीं हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि take responsibility individually, और आप मुझे वापस बोले भाई corporations इतनी pollution कर रहे हैं, why can't change happen at all levels? It's supposed to happen at all levels if you have any hopes of surviving this. It's a mixture of corporate responsibility, individual responsibility, government responsibility, and systemic responsibility. And what I'm asking you right now, let's talk about individual responsibility. What I'm asking of you right now is not कि आप overnight अपना घर छोड़ के cardboard के डब्बे में shift हो जाएं, no plastic, no nothing. That's not what this is about. This is about starting at the easiest level that is feasible for you. Because perfect activism exists nahi karta. You have to start somewhere, whether it's reducing your fast food orders, whether it is changing the brands you buy your groceries from, whether it is your house. What does your house look like? What do its walls look like? What does its floor look like? What does its ceiling look like? Then your plants. What are you planting in your lawn right now? Then your consumption habits. Then your waste. Where is it going? वो dustbin में, it doesn't magically disappear overnight. What is happening over here? Then your children. What are you teaching them? And then your own education, your own awareness. If nothing else, if you think the solutions are costly, begin with awareness. If you think कि रातों रात आप अपने pavement वाले बरामदे को घास में नहीं convert कर सकते, put some pots in there. If you think आपके पास इतनी space नहीं है कि आप अपनी जगह green करें, use your walls. And I'm going to share a few images over here. First, we have vertical gardens. This is an ingenious solution. Every single one of us has a house. I hope every single one of us is coming from a house right now. You have walls. Use them. Green roofs. Now, this does not mean कि आप अपने लेंटर पे मट्टी डाल के अपना पूरा घर खराब कर दें. You need to consult an expert on this. There's a proper procedure through which they are installed. And if nothing else, put pots on your roof. And I'm not talking छोटे plants दूर रखे हुए. No, cover it. Compost piles. Now, this again is a lecture in its own rights, but this over here, compost is gold. What it can do for our soil, what it can do for our waste, what it can do
for the anaerobic respiration, जब हम landfills में अपने kitchen peels discard करते हैं, उससे methane बनता है. Methane is what? 5 times stronger than carbon dioxide when it comes to trapping heat. And then once you are aware, and let me tell you, this awareness, you have to be aware of every blade of grass you're stepping on, and everything that you're putting in your mouth, and every light that you're putting on, even if you can't change it. अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको अफसोस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? Now, colonialism and capitalism का एक और कर्स जो हमारे ऊपर आया, that was individualism. इंसान, humans did not evolve as creatures of isolation. We evolved in communities. जब आपने मदरलैंड को nobody's land कह दिया, तो जब आप अपने घर में और आप देखते हैं कि आपकी गली का बेड़ा गर्क है, you're like, not my business, this is not my land. Community is based on ties, and once you have community ties, once you take responsibility of your community, it's not take responsibility, but it's more like shared responsibility, shared governance, that's when you start caring for your surroundings. We can have shared spaces. There are so many real world examples right now. For example, you have over here green parking lots, and there are certain projects wahan pe these green parking lots are also serving as they hold solar panels for the community, and they are also acting as community gardens. Now is cheez ka culture, it's very sad ki yahan pe nahi hai, and you're here today, and I really hope you start this. If there is land, if you have land, community gardening is one of the best ways to stay connected to this earth and to stay connected to your community and to grow food without all the toxic chemicals that are plaguing it right now. फिर हम बात करते हैं infrastructure shifts की, क्योंकि individual पे तो बहुत मैंने कर दिया ना. I really want you to know that this is in the last 15 minutes, I was not saying कि सारा आपने किया है. What I'm saying is आपका हाथ है, and you cannot ignore that. Whether you are a child eating Cerelac or you are sitting at a government position about to retire, आपका हाथ है, हमारा हाथ है. Let's talk about infrastructure shifts that need to happen. जो cities हैं वो तो बन गई हैं, उनको तोड़ा तो नहीं जा सकता. What do we need to do? These again are real world images. This is what cities need to look like. We need trees, but more importantly, we need vertical landscapes. We need vertical gardens right now. क्योंकि buildings को तो हम नहीं गायब कर सकते हैं, लेकिन buildings को हम ऐसा ज़रूर बना सकते हैं. We need pocket parks. For a park, you don't need to have 100 acres lying useless. What you can also do is, the pocket parks are also again an excellent community recreational space. Just small pieces of land which have native vegetation, even better if they have a water source like a lined pond. What you're doing is you're helping your city's biodiversity, you're helping your city's temperatures, you are creating a safe space for everyone. अभी तो हमारी गलियां भी safe नहीं है ना, women can't walk over there. But once you start interacting, once you start building community ties, you can go far. And stormwater management, वो जो हमारी छोटू नालियां हैं, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है. What's happening around the world is you will see this concept of sunk parks popping up, and these are parks that can be flooded. Usually they are made at low-lying areas ताकि city का जब पानी है वो उधर जाके drain होता है. And when they are flooded, first they're taking care of all that water for you. Second of all, excellent for biodiversity, excellent for greening spaces. Wetlands for sewage treatment. कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले मेरा चक्कर लगा एबटाबाद की वासा जो organization है water and sanitation की. And I asked them कि, because Aptabad is a lost cause, it just breaks my heart. And I asked them, what are your plans?
They're like, we have this brilliant master plan for the entire city and it's going to change it. And that plan was in making a sewage treatment plant and fixing the sewage lines. You cannot put a band-aid on a surgical gash. This picture right now over here is of Orlando wetlands. What they did over here was a marvel of engineering. What they did over here was they created wetlands जिसमें varying cell depth, और वहाँ पे organic waste शुरू में थोड़ी treat की जाती है ताकि उससे chemicals जो हैं फालतू वो सारे निकलें. And then it's flooded into the cells, and cells of that wetland, and those plants that are over there are excellent at taking care of all organic matter within the wastewater. Or ground cover. We need to push for biodiverse ground cover. We need to push कि जो at least at the very least जो आपकी green belts में घास है यार उसको तो import ना करो. Let and this is also not saying कि you should grow जो चीज़ लग रही है उसको लगने दो. No, there are permaculture principles. Be a little smart with it. आप low-lying crop छोड़ दो. Clovers, for example, if someone recognizes this plant, these are abundant in Islamabad. These are excellent for biodiversity. They also fix nitrogen, which means जब आप इनको plant करते हो आपकी soil की quality भी improve करते हैं. Then again, monoculture is not the way, but you can choose certain low-lying plants and maintain your civilized outlook while keeping cities functional. There are a few resources around this. I've been exploring them. European countries are doing amazing when it comes to shifting to nature-based solutions. And the reason for that is that they started at a community level. ऐसा नहीं है कि they're sitting and वो सड़कों पे निकल गए हैं कि हमारी government जो है वो हमारे लिए दरख्त नहीं लगा रही. No, they're starting at community level. There are projects like Food for Good. There are projects जो, again, you have a certain space, community gardening के लिए you pay a little fee. It also engages people who have retired. It also engages children, and overall your connection to your land strengthens. And in terms of agriculture, this is a term you will see popping up everywhere, regenerative agriculture. And you have real life examples of this. You have farmers जो ये कहते हैं, like I was listening to an interview of a farmer, and he said that in the US, certain unpredicted events occurred कि उनकी जो फसलें हैं उनका बेड़ा गर्क हुआ. एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ, तीन दफ़ा हुआ. People were going bankrupt in those particular areas, and then they started digging up very, very old texts कि जब tractors नहीं थे तो how were we farming? And uski basis pe now we have machines that can do mass farming for us, but they're not tilling your soil. There's technologies like no-till farming. There are technologies like mulching, ताकि अगर आपको monoculture ही रखना है, you don't want weeds to grow, you mulch it. And इसके जो कुछ principles हैं, first of all, you reduce soil disturbance, you increase soil cover. Abhi soil cover jo increase hota hai, this is done by either you choose certain native plants that are not very nutrient dense aur aap apne soil ko bare nahi chhodte ho. And then you have crop diversity. Monocultures are a ticket to doom. अभी तक हमारी फसलें सिर्फ दुआओं पे चल रही हैं क्योंकि once climate catastrophes hit them, they'll all be gone. And then you have principles of organic farming. Again, I'm going to gloss over this because this is you can read multiple papers on this. You can read, there are whole documentaries on this. And this is a concept that we may discuss in a future lecture. And then integrating livestock within your farms. जब आप cattle को अपने farms के, not all of it at once, but you basically divide your farms और आप rotate करते हो कि अच्छा इस portion में आज cattle graze कर रही है, उसके बाद next portion में कर रही है एक certain weeks बाद. And the reason for that is कि cow dung is excellent for microbial growth. And seed banks. So abhi another problem that is plaguing us right now is GMOs. I'm not sure what's happening within Pakistan, but let me just give you a little
रन डाउन कि जब आप सीड्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो, बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज नो आई एम नॉट अ सूडो साइंटिस्ट, आई हैव अ मेजर्स इन फिजिक्स, राइट? आई एम नॉट सेइंग ओ माय गॉड GMOs जो हैं वो कैंसर कॉज कर रहे हैं, स्लो डाउन। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ट्रेडिशनली जब आप एक फसल प्लांट करते हो, उसका फल निकलता है, उसके बीज होते हैं, यू सो दो सीड्स बैक इनटू द सॉइल और फसल दोबारा ग्रो करती है। यू कांट डू दैट विद GMOs. What they do is they monopolize farming. Once you start buying them, you have to keep buying them from whatever entity you were buying them from, or आपका जो food market है, that it monopolizes it. And I would really recommend you listen to Vandana Shiva on this. She is not only my inspiration, but इंडियन फार्मर्स का, इंडियन लैंडस्केप्स हमारे लैंडस्केप से मुश्किल नहीं है. प्लीज़ स्टॉप विद द हेट पॉलिटिक्स, स्टॉप विद मैन्युफैक्चर्ड वॉर्स. देयर आर पीपल डूइंग एक्सीलेंट वर्क ऑन द ग्राउंड राइट नाउ. वी नीड टू लिसन टू देम. Corporate responsibility. No matter how much we change within our own lives, at the end of the day, there are still corporations that are burning the planet. What do? खैर, sadly, अब तक we are a nation जो KFC और McDonald's नहीं बॉयकॉट कर सका, तो हम क्या environmental catastrophes के लिए corporate boycotts शुरू करेंगे? However, this is about your own life. Again, the start of the lecture we mentioned that any catastrophic event can hit us at any time now, and we have no resilience. So mass boycotts in this regard, for example, Greenpeace this year is calling for boycott of Dove products for the reason जो उनके number of sachets they manufacture is crazy. Sachets or even जो आपके chips के packet और आपके snacks के packet होते, they're one of the hardest things to recycle. There's a lot to this. You need to research the firms that you keep buying from, firms that are a part of your daily routine. And then it's about supporting green businesses and it's about supporting local businesses. और green का मतलब ये नहीं है कि किसी initiative के पीछे green लग जाए तो all of a sudden it's going to give us, it's going to save us. And then start calling out companies publicly. Now social media is very frowned upon, but what it has done in the last decade is, it's crazy. आपकी information अब centralized नहीं है. Now you can go on and you can talk about things. Use your voice, use your power, use your scrolling, use the time that you spend scrolling. Please start calling companies out. Please start conversations at the very least. Because that's what you're doing. ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो बनाएंगे और रातों रात जो है वो नेस्ले दुनिया से गायब हो जाएगा. Start conversations so that people can play their part. Which brings us to pushing for equitable governance, pushing for equitable solutions. कि अभी जो आप नोट करेंगे इस्लामाबाद में जगह जगह there are Miyawaki forests popping up, right? And that's basically the concept कि आपकी city में अगर carbon dioxide emissions हैं तो कुछ city के ऐसे portions हैं जो उनको absorb कर रहे हैं, तो you've created carbon offsets, which is also, I don't want to curse over here, but it's a very useless idea for the time being. Meanwhile, the rest of Pakistan, again, you have concrete over concrete over concrete. Ye Miyawaki forests, ye sunk parks, ye pocket parks, pocket forests. Why is there no such thing in the rest of Pakistan? And this is not only about कि बाकी लोग इससे महरूम हो रहे. This is about the fact कि 99% of your infrastructure is going to doom you. You need to start working on that. And एक और culture, which very sadly, what has also happened is that we have stopped talking to organizations, we have stopped talking to government officials, we don't correspond with them. वो respond करें या ना करें, that's a very different thing. But did you ever, let's say, आपकी गली में waste collection नहीं है. Did you go to the authority in charge? Did you write an email to them? Did you write a letter to them? If you did, you are what, among 0.1% of the people right now? Even less?
And right, arrange petitions. What petitions do is कि एक ख़त अगर एक इंसान लिखे और अगर उसी इंसान पे 2 लाख सिग्नेचर्स हों तो दैट्स टेलिंग ऑफिशियल्स, दैट्स टेलिंग कॉरपोरेशंस कि यार देयर आर पीपल बिहाइंड दिस. ये एक आइसोलेटेड चीज़ नहीं है कि हम इसको इग्नोर करेंगे और ये दब के गायब हो जाएगी. And you need to push for policies like percentage tree cover in a city, not the total number of trees, not the total number of saplings that we're planting. This is about the एक city का, एक country का कितना percent है जो at any time it needs to be, it needs to have canopy. This is, I think ये आपको भूटान में मिलेगी, ये आपको मेलबर्न में मिलेगी, because you must know about Australia's heat. वहाँ भी कुछ ऐसा ही crisis चल रहा है. Or what they have introduced is a tree master plan, which is a brilliant little document, and it is involving citizens. Again, all of this is about the fact that we need to move from a centralized system to governance. Governance में आपके multiple stakeholders होते हैं, इसमें individuals होते हैं, communities होती हैं, businesses होते हैं, and then at the very top you have officials and organizations. Yeah, we also need to push for anti-logging policies, corporate pollution taxes. ये चीज़ें रातों रात नहीं बनती हैं, इन चीज़ों को साल लग जाते हैं, but someone needs to start. And pushing for transparency in how things are carried out. Just because आपको बोल दिया गया है कि भाई ये एक पार्क हमने बनाना है, you have no idea what's going on in that park. कितने पैसे लग रहे हैं, कितने कौन से trees plant हो रहे हैं, कौन सा grass plant हो रहा है, कितनी new jobs create हो रही हैं. Unless and until you push for transparency, you're not going to get it. Because right now what we're dealing is, especially in terms of our education when it comes to environmental catastrophes, what we're dealing with is centralized control. जब information decentralized होती है, जब communities के पास अपनी power, and by power I mean बिजली, I mean solar panels, but जब आप डैम से solar panels की तरफ मूव करते हो, जब आप ऐसी discussions आपको स्टेज पे नहीं करनी पड़ती, वो हर एक बच्चे की बुक में होती हैं. The terms we discussed, they're, as far as I can tell, as I tried my best, कि they're not very complicated. Concrete पानी नहीं absorb करता, concrete heat release करता है, गोडी से soil ख़राब होता है. These are very simple concepts which should not be restricted to those who have had to pursue a PhD in environmental sciences. We need to decentralize information and we need to take control right now. It is not too late yet. I know a lot of this was also fear-mongering, but at the same time, there are examples all around the world where communities and cities are taking charge. Stop waiting for someone else to do it for you. Start in your home, start in your mohalla, and see where it goes. Thank you. Do we have any questions? It was a wonderful presentation. बहुत सारे इसके पहलू थे जो आपने कवर किए हैं. अब किससे बात शुरू की जाए, it has become all the more difficult. लेकिन मेरा तो ख्याल है जो कि ग्लोबली अगर आप देखें और कंट्री वाइज भी इट्स अ लॉस्ट कॉज. ये जो क्लाइमेट की बात हम कर रहे हैं कि जिसके जो इम्पेक्ट आ रहे हैं या जो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, तो जो ग्लोबली हमने कुछ सेट किए थे टेम्परेचर हीट के कि जी हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड, और उसका इम्पेक्ट हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी देख रहे हैं और हमारे पे तो बहुत ज़्यादा होगा. अब अगर हीट के हैज़र्ड को ही आप ले लें, जो आप बात कर रही थी अर्बन हीट आइलैंड का जो मसला है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि भाई एक माइंडलेस स्पाइनलेस सी चीज़ जो है, वो शहर जो है वो बने जा रहे हैं कंक्रीट के जंगल जो हैं. लाहौर को देख लें, इस्लामाबाद भी उसमें शामिल है. अभी तो रियल एस्टेट वाले यहाँ थोड़ी सी कुछ है एक रेगुलेशन. अब ये सारा आप देखें जो वुडलैंड था वहाँ पे हमारे भाई लोग आके बैठ गए, उन्हें तो हम कुछ नहीं कह सकते. अब वो सहरा में भी पहुँच रहे हैं, मुल्तान में उन्होंने क्या किया है वगैरह वगैरह. तो
मुझे तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब ये अभी जो ये चल रहा था, अच्छा हीट का मैं कह रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट की सतह पे देख लें, यूएन एजेंसीज देख लें, आईएनजीओज देख लें, जो क्लाइमेट पे बात कर, कोई क्लाइमेट एडेप्टेशन की बात ही नहीं करता। एनजीओ अब यूएन भी सारी रट लगा रहा है, आईएनजीओ भी कि जी एंटीसिपेटरी एक्शन। व्हाट डज इट मीन कि जी वो जब तक हीट वेव नहीं आएगी ये जो एक्शन ही नहीं करेंगे कोई। अब हीट की जो प्रिडिक्शन है वो तो आईपीसीसी शुरू से बिल्कुल ऐसे ऑन द डॉट आ रही है कि जी हर साल कितने पॉइंट जो हैं उसमें इंक्रीज हो गई, और वो उसी तरह से आ रही, रादर अब तो थोड़ी बढ़ गई है वो। तो एक आपको हैजर्ड का पता है कि यार हीट जो है वो, और हीट का इम्पैक्ट आपको पता है कि जी आपकी फूड प्रोडक्शन है, आपकी ह्यूमन हेल्थ है, आपका शेल्टर है, आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपके जानवर हैं, आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, सब पे ही असर होता है ना उसका। ह्यूमन हेल्थ पे कितना बड़ा असर है इसका हीट का। तो हम क्या कर रहे हैं कि जी अच्छा किस तरह की बिल्डिंग हमें बनानी चाहिए, जो पहले की बनी हुई है उसमें रेट्रोफिटिंग, या हम क्या कर सकते हैं कि हमारा इंडोर टेम्परेचर जो है वो कंफर्टेबल लेवल पे रहे। तो ये So, मतलब है कि पाकिस्तानी या इस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे गवर्नेंस के अपने बहुत सारे मसाइल हैं, जहाँ सारी आपकी इकोनॉमी डे टू डे बेसिस पे चल रही हो या रिएक्शनरी हो, तो मतलब वहाँ आप क्या, मतलब आई डोंट वांट टू बी साउंड वेरी यू नो प्रॉफिट ऑफ डूम, लेकिन मतलब सिचुएशन इस तरह की है। और फ्लडिंग देख लें, 75 साल अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ फ्लड मैनेजमेंट हो रही है। तो फ्लड का हम क्या हाल करते हैं कि हम शुरू कर देते हैं अपना अप्रैल से तैयारी के जी फ्लड की प्रेपरेशंस, और जब एक्शन का टाइम आता है तो आप देख सकते हैं कि 2010 से लेके अब तक हमने क्या फ्लड मैनेजमेंट की है। एनीवेज ये मेरा क्वेश्चंस है, नॉट okay, so I would like to comment on them. देखें, हम कहते हैं ना कि हम तो 1.1% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी दुनिया 99% कर रही है। यूएसए, चाइना, ब्राज़ील भी यही कहता होगा, भाई मैं तो 6% कर रहा हूँ, बाकी दुनिया 94% कर रही है। आपका यूएस भी यही कहता होगा कि अगर मैं 20% कर रहा हूँ तो बाकी दुनिया 80% कर रही है, वो ठीक करे, मैं क्यों ठीक करूँ। पर विच इज़ वाई आई फोकस्ड अ लॉट ऑन इंडिविजुअल शिफ्ट्स। देखें, जब तक हम अपनी सराउंडिंग्स की चार्ज नहीं लेंगे, जब तक हम अपनी मदरलैंड से कनेक्शन जो है वो री इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, अगर हम टॉप डाउन अप्रोच इस्तेमाल करेंगे कि ऊपर से ये हो रहा है, उसकी वजह से ये भी होगा, उसकी वजह से ये भी होगा, उसकी वजह से ये भी होगा, ओके वी आर ऑल गोइंग टू डाई। Death is not the problem over here, suffering is. But the best thing about microclimates is कि वो आपकी सराउंडिंग से डिफरेंट होते हैं. That's why it's called a microclimate. What we can do is start by enhancing our microclimates. वही बात है, घर से स्टार्ट करें, गली से स्टार्ट करें, मोहल्ले से स्टार्ट करें. कुछ जगह तो लिवेबल बनेंगी ना, क्योंकि आप बेशक बाहर रोड पे you may not be able to do much, but that's why at the same time we're pushing for 5 things. हम multiple tiers पे push करने की कोशिश कर रहे हैं. And I forgot the rest of your impression. Yeah, the point is we need to start somewhere. Top down, nahi bottom up. Top down, though, if I say कि यार 99% दुनिया कर रही है, मैं तो what do I do? You can just sit and do nothing. Or you can prepare yourself. Yes, that's what I was going to say. I was talking about climate resilience, कि flood resilience कैसे build की जाती है. Flood resilience जो है वो अपने घर खाली करके नहीं build की जाती है. This is about this, basically what I was trying to do is decentralizing information. ये वो information है जो हर farmer, हर घर वाले के पास होनी चाहिए. And once you realize that, once you realize कि अच्छा मेरी जो फसल है, I can save that. मेरा livelihood, I can save that. जानवर जो हैं, I can save them. That's how we can make a change. Start working on resilience first, and then slowly we'll also work on mitigation. I hope that addressed some of your questions. Do we have any other questions? Hello, thank you for the brilliant presentation. मेरे 2 क्वेश्चंस है. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्लेशियर्स है वो क्यों मेल्ट हो रहे हैं. एक तो आपने डिफॉरेस्टेशन बता दिया, लेकिन क्या जो हम इधर सिटीज़ में कर रहे हैं क्या वो भी एक रीज़न बन रहा है उसकी मेल्टिंग के लिए. और दूसरा क्वेश्चन ये कि
जो ट्रम्प कर रहा है अभी, हम जानते हैं कि वो जो कंट्री है उसको लोग फॉलो करते हैं, यानी कंट्रीज फॉलो करती है। अभी अभी ट्रम्प क्लाइमेट ट्रीटी से भी निकल रहा है और सारी फंडिंग भी उसने स्टॉप की है। तो इस तरह तो नहीं है कि हम लोगों को इस चीज़ में लगाकर वो खुद ऊपर जाना चाहते हैं। क्या मतलब, ये कोई फालतू की चीज़ तो नहीं है। तो इन दोनों देखिए, ग्लेशियर्स जो हैं दे आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर्स। यही मैं बात कर रही थी कि हमें जब पिछले 20-25 साल से पता है ग्लेशियर्स तो मेल्ट करेंगे, क्लाइमेट चेंज तो हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर्स तो ज़्यादा हो रहे हैं। व्हाट हैव वी डन कि हम क्लाइमेट रिजिलियंस अपनी जो है उस पर वर्कआउट करें। वी कैन नॉट स्टॉप द ग्लेशियर्स फ्रॉम मेल्टिंग, बट व्हाट वी कैन डू इज स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर कंट्री वन स्टेप एट अ टाइम, स्टार्ट फ्रॉम योर हाउसेज। And I will not comment on Trump. And the reason for that is कि हम climate action बाहर से क्यों expect करें? Why are we expecting कि उसने चलो join कर ली climate treaty, वो US के हाल बेहतर करे ना करे? To a farmer over here, to a person over here, it doesn't matter. Start with your homeland. अगेन, अगर हम ग्लोबली चीज़ों को देखना शुरू करें, वही बात है, हर टीयर पे मसला है, हर टीयर पे मसला है। We cannot go, अब हम जो यहाँ बैठे हैं, we cannot go and start talking to UN और वो randomly magically solve हो जाएंगे हमारे मसले। Start taking charge of your own surroundings, start connecting with the land. That was basically what I was trying to say over here. And I know it's not a very satisfactory answer कि भाई अब ट्रम्प तो कर रहा है, you can't do anything. Work on your circle of control. आप जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं पहले वो करें, फिर उन चीज़ों पे फोकस करें जो उन लोगों के कंट्रोल में है जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देन एट द वेरी एंड यू स्टार्ट पुशिंग फॉर थिंग्स जो लोग आपसे बहुत दूर हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। होप दैट वर्क्स। थैंक यू। मेरा नाम जिशान अहमद है और मेरा ताल्लुक़ नॉर्थ से, गिलगित बल्तिस्तान से है। तो अभी जो ग्लेशियर्स मेल्टिंग की बात हुई, तो एक तो आपने बात की कि ग्लोबली तो हम इंडिविजुअली उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ट्रम्प क्या कर रहा है या थर्ड वर्ल्ड क्या कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं बेसिकली मेरा एक छोटा सा उस पर कमेंट है कि हम एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास नॉर्थ में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, जो ना सिर्फ यहाँ हमारे मुल्क के लिए बल्कि 3 अरब से ज़ायद आबादी को वो क्लाइमेट रेगुलेट भी करते हैं नेचुरली, और पानी का भी एक ज़ख़ीरा भी है। लेकिन हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब जो इल प्लान टूरिज़म है उसके ज़रिए ग्लेशियर्स के मेल्टिंग के हम वजह बन रहे हैं। फिर दूसरा, वहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, दियामर बादशाह डैम उसकी एक मिसाल है, जहाँ पे 12 करोड़ टन ऑफ स्टील वहाँ पे इस्तेमाल होगा, 28,000 क्यूबिक करोड़ सीमेंट वहाँ पे यूज़ की जाएगी, कंक्रीट, जिससे इतना कार्बन वहाँ प्रोड्यूस होगा, जिससे ग्लेशियर मेल्टिंग जब होगी, जैसे आपने शुरू में प्रेजेंटेशन में एक मिसाल दी थी कि बादल बनते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब हवा रेगुलेट नहीं होगी, अगर देवसाई में या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बर्फ़ मार्च में ही ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ से ठंडी हवाएं यहाँ आना बंद हो जाएंगी, यहाँ से गर्म हवाएं यहीं पे रहेंगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे ही हेल स्ट्रॉम होगा, यहाँ पे ही बारिशें होंगी। हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हमने अपने ग्लेशियर्स को अगर देख लें तो वहाँ पे ग्लेशियर्स की मिलिटराइजेशन तो एक अलग ही चैप्टर है, जिस तरह से ग्लेशियर्स को वहाँ पे मिलिटराइज किया गया है। लेकिन हम जो यहाँ से टूरिस्ट हमारे आते हैं, हम देखते हैं कि वो पानी जहाँ पे हम लोकली वहाँ पे हम उस पानी में उतरते तो अपने जूते उतार के उतरा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक हमारी अपनी ज़मीन के साथ एक रिलेशन उस तरह का है। लेकिन यहाँ से आते हैं लोग, हत्ता कि पैम्पर्स तक अपने बच्चों के उन दरियाओं में, उन चश्मों में फेंक के आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमें इस हवाले से देखना पड़ेगा। और ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे तो यहाँ पे हम जितनी भी अपने लिए ग्रीन बना लें, यहाँ पे ज़िंदगी का तस्वुर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वही है जो इस पूरे खित्ते को ही एक तरह से पानी और क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे पूरे मुल्क के क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहे हैं। But like the best part about talking about climate change is कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको गवर्नमेंट एक्शन पुश करने के लिए 5 साल वेट करना पड़ेगा। राइट नाउ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन के certain projects जो हैं वो कैसे जा रहे हैं, we need to start focusing on what can we do about those certain projects. What can we do? Let this be a seed for further conversations.
What can we do to stop that? What are we doing to stop that? ये जो आपने बातें की हैं जो नॉर्थ में ग्लेशियर्स के साथ एंड कॉन्क्रीटाइजेशन एंड ट्रैश, these people need to sit down in circles and start discussing कि भाई इसका अब हम क्या करें. Again, I don't have a solution for you on this right now. I can't stop the glaciers melting, unfortunately. Lekin, what I can say is, okay, you have a problem that is close to your heart. What can you do about it? Even if it's insignificant, even if it's something as small as gathering people. Start with awareness, start with community, start with reaching out, start with writing letters, start with boycotting whatever product that entity जिसने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, what they produce. So start somewhere and then let the power of money and let the power of masses speak out for you. Because then again, अगर individually हम देखना शुरू करें तो we are nothing in this giant infinite universe. Right now, the power we have is in connection. The power we have is in being able to inspire masses to act. That's all we can focus on. Is there any other question? I hope this is working. Thank you, Aruba. It's very nice. It was excellent in how meticulous and precise you were in your presentation. And it's nice to hear that there's some real scientists getting into climate change from the physics, and the physicists need to come in because normally the degrees are straight into climate change, and I'm not sure what those people do. So going back to your presentation, maybe it was a bit of a sad side, but we missed out on something like the water below the surface, the water extraction and the amount of water extraction, because anything we plan for future, any greenery on the top is not going to be dependent on the rain or rivers. So the water extraction in Pakistan is almost reached to a stage that it's like a criminal act. I mean, what they call it, land subsidence. The Pindi Islamabad has gone down 2 inches. Now we are sinking, and so is with Peshawar. And I'm not sure about what happening in Karachi or Lahore, but what's your knowledge on that? The water extraction, there should be regulations, and water is something that the first thing a human comes across. So if we talk about individual responsibility when we are inside the house, the first thing we're dealing with is water. And I could see that people are just wasting water, washing driveways and parking their black cars outside and washing them again and again. This is the most ridiculous culture we have in this country. And then you end up with those cars being damaged by, so that could be the actual reason. So what's your comment on that? So groundwater जो है वो एक जगह का कम तब होता है when we keep extracting from it and it's not being recharged. तो extraction जो criminal side पे हो रही है, we have water companies which are taking free, clean, drinkable water from areas that anyone can access. They are bottling them and they're selling it to us again. And that, अगर आप कैलिफोर्निया के ड्राउट्स को देखें और वहाँ जो नेस्ले का हाथ था, नेस्ले इज़ लाइक द मोस्ट ईवल कंपनी यू कैन एवर कम अक्रॉस बाय द वे. पर एक तो ये मसला हो रहा है इन रिगार्ड्स टू कॉरपोरेशंस. Secondly, in order for those groundwater reserves to go up, we need to stop messing with water cycles. Water cycles को क्या regulate करते हैं? जो हम greenery की बात कर रहे हैं, what that greenery does is कि जब first of all जब एक जगह का moisture content ज़्यादा होता है ना, no matter आप वो पानी कहाँ से ला रहे हैं, वहाँ पे precipitation के chances ज़्यादा होते हैं. Second of all, वो जो ग्राउंड वाटर जो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है उसको रिचार्ज करने के लिए डी पेव्ड स्पेसेस चाहिए. ये जो हमारे फुटपाथ पे पेवमेंट है और हमारे घरों में पेवमेंट है और हमारे पार्किंग लॉट्स में पेवमेंट है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है. बिकॉज इट्स लाइक अ वन वे सिस्टम. इस दुनिया में हर स्पीशीज़ का अर्थ के साथ एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है. And for the last 300 years, we have decided that for us it's just take and take and take, and we're not even letting the land breathe. So in terms of water cycles, one,
Depaving is crucial. Trees जो ऐसे plants जो deep जाते हैं जिनकी roots ground में, क्योंकि वो भी हम देख रहे थे कि पानी ग्राउंड से जितना पानी एब्जॉर्ब होता है उतना पानी फिर वो ट्रांसपिरेशन से रिलीज़ भी होता है, एंड इट creates water cycles, it creates moisture in the air. Greening and depaving, and again policies when it comes to You mean native plants? Like some of the Yes, yes. the greenery in Islamabad, they've been trying to put in trees which are not native to this area, and they are facing it. And especially like these Margala hills, they are more native to these bushes and scrubs. These are the real native plants who do the job. But this kind of absolutely. And इस्लामाबाद में जो एक हमारा पाम फ्लड चला हुआ है, जी पाम क्योंकि सैंडी एरियाज का दरख्त है, उसकी जड़ें डीप नहीं जाती ग्राउंड में. उसकी जड़ें आर नेचुरली मेड कि वो शैलो लैंड पे स्पैन करती हैं, सो दैट वो जड़ें जो हैं वो सैंडी सॉइल को ग्रैब करती हैं ताकि दरख्त गिर ना जाए. तो अभी जो हम पाम्स प्लांट कर रहे हैं, दे आर स्टोरिंग अ लॉट ऑफ वाटर. पाम स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर, and they no hate to palm trees, but they don't belong over here. And if you go to nurseries, इतना सा पौधा आपको 20,000 का मिलता है. I think people from Barrier Town can buy those plants. It's much cheap for them. Yeah, I mean, We are absolutely not they buying can. I had a slide comparing palm roots with native trees, and I think I accidentally deleted that, so we'll skip over that. Yes. Assalamu alaikum. I'm Asad Iqbal and I am an educationist, and I think these two E's are interrelated: education and environment. And through education we can create awareness. And I want to give an example of a teacher who is doing a very good job in this regard. Teacher Usman, yes, and he is leading एक मैम चला रहे हैं वो कि जिसमें आप आर्टिफिशियल पॉन्ड्स वो क्रिएट करते हैं पहाड़ों के ऊपर. और हम लोग जो है ना, जिस तरह हम कह रहे थे कि ना कि हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली ऐसे लोगों को फाइनेंशियली या वैसे भी उनको सपोर्ट करके, या जिस तरह हमारे कुछ भाई नॉर्दर्न एरियाज से हैं तो वो भी अपने उस एरिया में जो है ना अपनी ऐसी लोकेशन को सिलेक्ट करके वहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड और जिससे ग्राउंड वाटर इम्प्रूव होगा. तो ये एक ऐसा काम है कि जो हम लोग कर सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं जो ये काम कर सकते हैं. थैंक यू. Bilkul, thank you for pointing him out. For the last 4 years, I have been very isolated from society. मैं आज अपने बिल से बाहर आई हूँ लेक्चर देने. So thank you for mentioning him, and all of us will make sure that we research his work. And you're right. You can also start, and you should start by digging up movements, digging up people who are working in these circles around you. उन्होंने already अपना influence establish किया हुआ है, उनके already connections हैं. Connections नहीं भी हैं तो they have the power of the masses. Start supporting them, start talking about them. That's the only way forward. And was there another question? I blank out, I'm sorry. अस्सलाम वालेकुम मैम. क्वेश्चन मेरा प्रेजेंटेशन से है. एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, आपने डिस्क्राइब की थी कि जब एक ड्राई सॉइल या एक वेट सॉइल हो तो आपने कहा था कि जो वेट सॉइल होगी उससे वाटर की इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी. ये कॉन्सेप्ट मैं भी फिज़िकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो प्रैक्टिकल साइंस का, तो मुझे ये बात समझ नहीं आई क्योंकि जहाँ पर सैचुरेशन ज़्यादा है ऑलरेडी वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए. जहाँ पर पानी की सैचुरेशन कम है वहाँ पर जाना चाहिए. अगर हम सेम टाइप ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं, अगर उनकी पोरोसिटी या परमेबिलिटी सेम होगी तो ये कंडीशन. तो वी आर जब हम वेट सॉइल की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल. वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल जिसकी एक ऐसी ऑब्वियसली इतनी सैचुरेशन तो है कि वो और पानी एब्जॉर्ब कर सक रहा है. अगर आप एक गमला लेते हैं और आप उस गमले में को पूरा पानी से भर देते हैं, ऑल ऑफ इट सोक्स वाटर, एंड देन यू पोर मोर वाटर ऑन टॉप ऑफ इट, वो उसके अंदर नहीं जाएगा. बट द सॉइल्स वी डेल्ट विद राइट नाउ, दिस इज़ मॉडरेट सैचुरेशन, दिस इज़ हेल्दी सैचुरेशन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, एंड इन नेचर आपको ऐसी बहुत ही कम जगह मिलेंगी जिनका ग्राउंड वाटर पूरे टॉप तक आया हुआ है और कीचड़ बना हुआ है. दिस इज़ वेरी रेयर. तो as far as the details of it are concerned, I'm sure it has something to do with compaction that happens in dry soils, and
I'll have to get back to you on this later because I was not focusing a lot on scientific principles. I was trying to keep it very relevant, but I can get back to you on this later. कि मैम दूसरा मैम आपका जो पूरी प्रेजेंटेशन का एक थोड़ा मुझे एक सोशियोलॉजिकली ये बड़ा एक आइडियल था कि बिहेवियर चेंज कैसे आएगा इस कैपिटलिज्म इस कंज्यूमरिज्म के दौर में हम कैसे एक इंडिविजुअल को भी क्योंकि हर बंदे का एक रेस जो लगी हुई है वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने की रेस लगी हुई है हम मिनिमलिज्म की तरफ ये चेंज आएगा कैसे सोसाइटी के बिहेवियर में I call this the veil. हमने for now हमारे सारे senses जो हैं we are stuffing them with stimulation which is keeping us dissociated from the land. हमारी आंखों के आगे फ़ोन है हमारे कानों में हेडफोन्स होते हैं वी आर स्टफिंग आर फेस कॉन्टिन्यूसली विद फास्ट फूड हमें कुछ उगाना नहीं पड़ता यूं चुटकी में सब कुछ आ जाता है तो दैट व्हाट दैट हैज़ डन इज़ रात को हमारी लाइट्स ऑन होती हैं हमें दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दिन को हमने पर्दे आगे किए होते हैं तो a lot of my work, a lot of my writings, which have yet to be released, but they will be soon. But what they focus on is healing the human nature disconnect. क्योंकि जब तक हम इस पर्दे पे फोकस नहीं करते जो हमारे सेंसेस पे आया हुआ है we can't do anything. Scientifically आप इसको लेके चलेंगे it's not going to inspire anyone. It's not going to mobilize the masses. आप fear mongering करेंगे उससे एक hopelessness आ जाती है. तो what I'd like all of you to do is कि today tomorrow when you wake up, open the door of your house and just look. What do you see? What do you hear? किसी चिड़िया की आवाज़ आ रही है आपकी जिस ज़मीन पे आप चल रहे हैं उसका क्या हाल है Are you walking on pavement? Are you walking on grass? What type of grass it is? So this what you have to do is snap back into the present and it is more easy to say this than to do this because ये करते करते आपको साल लग जाते हैं कि आप अपनी लैंड के साथ जो है कनेक्शन हील करने में इट टेक्स ईयर्स बट व्हाट यू कैन डू इज़ स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम इन सिंक विद नेचर साइकिल्स स्टार्ट एंड जब तक जिस तरह फूड की बात आती है नाउ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इज़ कि हम इसको एक कैटेगराइज नहीं कर सकते ना कि हम इसको सिर्फ क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से देखें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें अभी जो हमारे फूड सिस्टम्स में एक मसला आ रहा है जो पेस्टिसाइड्स की बात होती है और उससे रिलेटेड जो कैंसर्स हैं और उससे रिलेटेड जो ग्रोथ हार्मोन इम्बैलेंसेस हैं जब आप उनसे डील करना शुरू करते हो जब आप उनको पढ़ना शुरू करते हैं ना यू गेट द सर्च कि भाई मैंने तो अपना खाना नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ग्रोइंग माई ओन फूड वंस यू मूव ऑन टू दैट साइड कि अच्छा आप अपना पुदीना धनिया ही खुद लगा रहे हैं वहाँ से वही बात है आपका जो डिस्कनेक्ट है नेचर के साथ इट स्टार्ट्स हीलिंग इन इटसेल्फ तो व्हाट जो अभी हमारे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैसेज वो यही पर्दा है दिस वेल हमारे हर एक पोर हमारा स्टफ हुआ है विद स्टिम्युलेशन वी नीड टू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम इन नेचर विद नेचर लुकिंग एट नेचर थिंकिंग अबाउट नेचर एंड व्हेन आई कॉल द अर्थ the mother, do you feel like the land that you're sitting on right now is your mother? You can start meditating on it. Start reconnecting back. जी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप फरूबा Perfect. Thank you for coming. सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आपने जो इनिशिएटिव लिया है ठीक है मैं क्वेश्चन नहीं है मेरा कोई मैं बस अपने थोड़े से व्यूज़ जो हैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी आपकी ही बात को आगे लेके चलूँगी कि हर बंदा जो हम लोग यहाँ सारे बैठे हैं आई डोंट नो कौन किस बैकग्राउंड से है ठीक है तो आप अपने ही सर्कल में वही आपकी वाली बात कि आप क्या कर सकते हैं अब जैसे मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती हूँ और डिज़ाइनिंग का काम जो है वो बहुत ग्लैमरस और बहुत आपको पता है इस तरह का लेकिन अब हमने भी अपने माइंड को इस तरफ लेके आए सस्टेनेबल आपको पता है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की तरफ लोग भी लेके आ रहे हैं और हम खुद भी ये चाह रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी डिज़ाइनिंग की वजह से हम जो हैं वो नेचर को बर्बाद करें
या वही आपकी ज़बान में बेड़ा गर्क करें। तो जो बंदा, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो बंदा जिस फील्ड में है, ठीक है, एक भाई यहाँ बैठे हैं जो नॉर्दर्न एरिया से हैं, जिनके दिल को बहुत लगा है, तो वो अपने उसमें सर्कल में, ठीक है, वो एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। हमारे हाथ में ये आजकल कहने की बात है कि ये मोबाइल फ़ोन जो हैं ये बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन ये एक पावर है मेरे ख़्याल से, ठीक है। आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। बच्चियां हैं, बच्चे यहाँ बैठे हैं, हर वक्त उनके हाथ में ये चीज़ है, सोशल मीडिया को वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो एजुकेट कर सकते हैं। तुमसे आज जो बात सीखी मैंने, मैं घर जाके बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे हाउसवाइफ बैठी हैं, उन्होंने जो सीखा यहाँ पे कि जो आपका जो आपका गार्बेज होता है, जो किचन का जो आपका होता है, उसको हम किस तरह डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, वो अपने घर में जाएं उसको करें, ठीक है। अब हमारे भी कुछ हैं, हम डिज़ाइंस वगैरह इसी तरह लेके चल रहे हैं किचन डिज़ाइन में कि हम एक सिंक नहीं, हम 2 सिंक्स लगाते हैं, ठीक है। एक सिंक जो है जिसमें आप वो सारा जो आपका वेस्ट है, जैसे आप अपने वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं या स्टॉक है या इस तरह की ब्रॉथ है या कोई चीज़, वो आप उसको डालें उसमें और वो डायरेक्टली आपके किचन गार्डन में जाएगा, ठीक है। वो ड्रेन जो है वो वेस्ट नहीं होगा, वो आपके किचन गार्डन में जाएगा। इसके अलावा वो वर्टिकल गार्डन्स वाली बात है, ग्रीन रूफ वाली बात है, और इसके अलावा बहुत सारे और डिज़ाइन हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर बंदा अपनी फील्ड में, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जिसको भी एजुकेट कर सकता है एजुकेट करे, कोई इनिशिएटिव ले सकता है वो ले, कुछ भी कर सकता है, बट सिर्फ सुन के नहीं जाएं, सिर्फ बातें नहीं करें, कुछ प्रैक्टिकली करें, ठीक है। Thank you for saying that. Biophilic designs today are, they will save, they are like वो जो light at the end of the tunnel है ना, that's biophilic design right now, and this has to go beyond sustainable practice. हमें regeneration की तरफ वापस आना है. Sustainability is no longer enough, क्योंकि जो जिस crisis में हम हैं, we need to start regenerating it. इस पे there's a whole separate topic on indigenous building methods, कि जो वही ये जो लोग हज़ारों सालों से इधर रह रहे हैं, how did they build their houses in a way कि वो natural disasters के साथ cope कर जाते थे. And again, they were not perfect, we are not perfect. एक middle ground होता है, जिस तरह अभी there's someone, and I'm very bad with names, but they have designed floating houses. जब सैलाब आता है, those houses float on top. इसी तरह there are technologies जो use करते हैं, जो आपके गमले, मट्टी वाले गमले जो होते हैं, you take उसके टुकड़े टुकड़े, you stuff them in like metal की netting, and वो आप अपने जो outdoor दीवारें हैं वो आप उससे बनाते हो, and you try to keep it as damp as possible, and what happens is कि जब हवा उनके थ्रू अंदर आती है, वो हवा ठंडी होती है. So biophilic design is it's like one of the few things right now जो modernization का जो एक बहुत बड़ी एक advantage है. And structural stability as well. A lot of engineers will complain कि यार पहले मट्टी के घर होते थे, 2-2 साल बाद उनकी बहुत से मसाइल होते थे, but like the way to go right now is the middle way. कि ऐसा नहीं है कि आप ने बिल्कुल वही डिज़ाइंस लेने हैं जो अगले दिन कोलैप्स कर जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि you keep doing what you've been doing. Yeah, everyone start with your own professions, with your own families, with your own consumption habits. क्योंकि वो 1% नहीं चेंज हो रहा तो बाकी 99% को चेंज करना पड़ेगा ना. वी कांट. एंड मूवमेंट्स तभी स्टार्ट हुई हैं अभी तक, आज तक जितनी भी मूवमेंट स्टार्ट हुई हैं, इट वाजंट दैट ऑन अ रैंडम ट्यूसडे द गवर्नमेंट वाज लाइक ओके बस बहुत हो गया, इसको ख़त्म करते हैं. नो, द masses have to take action. Start in your circle, start in your profession, start in your houses. You may be surprised at the compound effect it has. अपने घर से एक छोटी सी मिसाल देती हूँ. पिछले 2 सालों से, क्योंकि हमारे जब ये कंक्रीट का आइडिया पहुँचा तो द लैंड वी वर लिविंग ऑन एट फर्स्ट इट्स लाइक 4 houses इन अ जॉइंट फैमिली, और उसके दरमियान में 3 बाग कहूँगी मैं उसे, दे विद ग्रास कवर्ड थे. एंड मेरे बचपन में सब पे कंक्रीट डाल दिया, दे आर लाइक पॉलिश्ड, शाइनी, और हमारे पास कंपोस्टिंग की जगह नहीं थी. तो व्हाट आई स्टार्टेड वाज कि मैंने 2 साल अपना कंपोस्ट बोरियों में बनाना शुरू किया. आई वाज नॉट बाइंग फैंसी इक्विपमेंट, मैं भारी भारी पॉट्स नहीं उठा सकती थी. आई वाज लाइक आई डू इट इन बोरियाँ, और वो बोरियाँ मेरे घर के दरवाजे के पास पड़ी रहती थी, और लोग वहाँ से जब फैमिली वाले गुजरते थे उनको पता यार स्मेल नहीं आ रही है, काम भी आसान हो रहा है. एंड नाउ जब फाइनली
you know, sometimes you have to be the change that you want to inspire. And now it was, once we got a plot of ours fixed nearby, it was so easy to convince them कि इसमें अब एक छोटा सा गड्ढा खोलते हैं, let's start composting. तो now like वो जो 20-30 people जो रह रहे हैं उस घर में, उनकी waste वहाँ जा रही है. And then we start talking to our neighbors about it कि यार can you also join in, do you अपनी waste segregation हम start करें. And also I would like to say that this right now is one among the series of lectures I'm planning. I don't know कब होंगे कहाँ होंगे but we'll talk about waste management, composting, plastic. We will talk about everything and anything that is in our power right now. मैं policies discuss करने नहीं बैठूँगी. I'm not here to talk about scientific jargon. We will talk about things that are relatable, that can be done, that are achievable and that give you results. थोड़ा सा मैं अगर क्लोजिंग में कुछ ऐड करना चाहूँ. बिल्कुल बिल्कुल. It is said that man brings his own punishment. और आप जो कि फिज़िक्स से हैं तो वहाँ पे क्योस थ्योरी में कंसेप्ट है बटरफ्लाई इफेक्ट का, कि जो सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट हैं या बज़ाहिर जिसकी कोई अहमियत नहीं है, बाज़ का तो उसके बड़े फार रीचिंग या अनफोर्सीन कंसिक्वेंसेस होते हैं. यहाँ पर तो जो हो रहा है वो तो दिन दिहाड़े हो रहा है, अलल ऐलान हो रहा है, डंके की चोट पर हो रहा है और पता है कि उसके क्या नताइज निकलेंगे. और हमें ये भी मालूम है कि ये जो दुनिया, ये जो कायनात है, वो कॉज़ैलिटी के प्रिंसिपल पे चल रही है, यानी दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. तो आज हम जो बोल रहे हैं हमने वो काटना ही है, तो वो कोई आसमानी कहर नहीं है, वो हम अपने हाथों से अपनी तकदीर वो तहरीर कर रहे हैं और वो दर्ज कर रहे हैं. तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे इनफरादी रवैये हैं, हमारे इज्तमाही रवैये हैं, जो हमारा तर्ज़ अमल है, ये जो हमारे फ़ैसले हैं या जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, ये मिलकर एक नतीजा बना रही हैं जो हमारे सामने. और ये बात बज़ाहिर ठीक है कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन शायद हम कोई वो क्या कहते हैं कि लर्निंग द हार्ड वे, जब तबाही आएगी तो फिर कुदरत का निज़ाम तो शायद रिकवर हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे. फिर जो हमारी बाकियात से नई कोई अगर नस्ल इंसानी निकलेगी तो वो शायद समझदार हो. आई डाउट दैट. आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, गुफ्तगू बहुत मज़े की थी, आम फहम थी, सादा थी, बड़ी कम्प्रीहेंसिव, दर्जावार आप अपने ऑडियंस को सामने अपने साथ लेकर चली हैं. जो मैं चाहता हूँ कि एजुकेट करने का जो तरीका है, मेरा ख्याल है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से किया. इंट्रैक्शन बहुत अच्छी थी एंड दिस गिव्स अस होप, क्योंकि आइडियाज़ को डिस्कस करना, मसाइल को डिस्कस करना विद पॉसिबल सॉल्यूशंस या वे आउट, ये मेरा ख्याल है सॉल्यूशन की तरफ जो हम कदम बढ़ाते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है. एवरीवन नोज़, सबको पता है क्या मसाइल हैं, लेकिन हाउ टू एड्रेस देम, उसके लिए आइडियाज़, उसके लिए सॉल्यूशन ज़रूरी हैं. वो आज आपने हमारे सामने रखी हैं. वी जस्ट होप कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी ज़रा आंखें खोलें और अपने हमारे यहाँ वो एक ही फ़ारसी का मक़ौल है ना, बाबर बेऐश कोश के आलम दोबारा नीस. यहाँ जो आता है ना ईवान इक़्तिदार में, वो कहता है दोबारा मौका मिलना नहीं है, जो हम बना सकते हैं बनाए. सबका यही हाल है, लेकिन इट इज़ इनजस्टिस टू आवर कमिंग जनरेशंस. ये हमारे साथ भी जुल्म है, ये उस इमानत के साथ भी जुल्म है जो अवाम उनको देती है. अच्छा खैर, जिनको देती है वहाँ तक तो अमूमन पहुँचती भी नहीं है अमानत. लीव इट. बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे मौजू पर गुफ्तगू की. आप सब लोगों की आमद का भी शुक्रिया. ये मुकालमा, ये गुफ्तगू जारी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि द ब्लैक होल का एक मकसद ये भी है कि हम एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पे आइडियाज़ एक्सचेंज हो, जहाँ पे गुफ्तगू हो और नतीजतन इल्म, दानिश, एहसास, खिरत अफरोज़ी और खैर सगाली पर मबनी मुआशरा जो है वो तश्कील पाए. सो थैंक यू वेरी मच. Is anyone left? I think we're done for today. Thank you very much everyone for attending. Please, I'll try to keep you guys in the loop. I'll try to arrange more talks. Just please, ek kaan se sun ke ghar jaake don't treat it as an academic exercise. Start reconnecting. That is the only way forward. Thank you.